नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने संधि, संधि के भेद एवं स्वर संधि की यण संधि के बारे में चर्चा की थी, जो आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं अगली संधियों की तरफ। एक बार फिर से हम संधि के भेदों की तरफ चलते हैं। संधि के भेद हमने किए थे यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद्य संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। यण संधि हम पढ़ चुके हैं। आज का विषय हमारा है दीर्घ संधि तथा गुण संधि। दीर्घ संधि पर परिभाषा इस प्रकार है। अकः सवर्णः दीर्घः, ये सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी ग्रंथ से लिया गया है, महर्षि पाणिनि के ग्रंथ द्वारा। अकः सवर्णः दीर्घः अर्थात अक के बाद सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। अक का तात्पर्य है अ, ई, उ, री। एक जानकारी आपको दे दूं कि संस्कृत भाषा में जब ह्रस्व स्वर बोला जाता है या अ कहा जाता है तो उससे हमें दोनों को गिनना है। अ भी आता है, आ भी आता है, और इसी प्रकार ई बोलने पर बड़ी ई और छोटी ई दोनों को ही हम गिनेंगे। तो उसके बाद सवर्ण यानी समान वर्ण आने पर, उसी के प्रकार का वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। परिभाषा इस प्रकार है। द्वयोः समान स्वरयोः मेलनेन तेषां स्थाने दीर्घ एकादेशः। एकादेशः अर्थात द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः। यदा द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः आगच्छति तदा एकादेशः इति कथ्यते। तो द्वयोः समान स्वरयोः मेलनेन तेषां स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति, सः दीर्घ संधि इति कथ्यते। अर्थात दो समान स्वरों के मिलने से उनके स्थान पर एक दीर्घ वर्ण आ जाता है, एक दीर्घ एकादेश हो जाता है। एकादेश का तात्पर्य है दो वर्णों को मिला करके एक वर्ण करना एकादेश कहलाता है, वह दीर्घ संधि कहलाती है। आगे चलेंगे उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण जैसे हिम प्लस आलय। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसा कि हमने सूत्र के अनुसार कहा था कि अक में अ, ई, उ, री चारों वर्ण आते थे। तो हिम में जो अ था वो हमने बाहर निकाला। उसके बाद यदि समान वर्ण आता है, सवर्ण आता है, तो बाद में है आ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अ कहने पर हमें अ और आ दोनों को गिनना है, तो यहाँ पर आ भी अक वर्णों में आता है। तो अ और आ अब दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाना, अर्थात इनके जो दीर्घ रूप है स्वर वर्ण वाला में हमने देखा था कि स्वरों में दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इनके स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाने का तात्पर्य अ और आ को मिला के इनके स्थान पर हो जाएगा आ। तो बनता है हिम प्लस आ प्लस लयः। जब हमें मिलाएंगे, क्योंकि म हलंत है तो उसमें आ जुड़ जाएगा, तो बना हिमा और लयः हिमालयः। अन्य कुछ उदाहरण हम देखेंगे। रवि प्लस इंद्र। इसमें भी आप देखेंगे कि रवि में अंतिम वर्ण है ई और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। दोनों समान वर्ण है, सवर्ण है। दोनों को मिलाने पर दीर्घ इकार हो जाएगा, तो बनेगा रवि प्लस ई प्लस इंद्र। और जब मिलाएंगे इन्हें तो बनेगा रवींद्र। समझ गए। आगे चलेंगे अगले उदाहरण की तरफ। भानु प्लस उदयः। अब आप इसमें देखेंगे कि भानु का अंतिम वर्ण है उ और उदय का प्रथम वर्ण है उ। दोनों सवर्ण हैं, तो दोनों को जब अलग कर देंगे तो बनेगा भान प्लस उ प्लस दयः। जब उ और उ को मिला करके दीर्घ कर दिया जाएगा तो बड़ा उ बनेगा, और बड़ा उ बनने के बाद में रूप बनता है भान प्लस उ प्लस दयः। और जब इन सभी को मिला देंगे तो शब्द बनेगा भानुदयः, न में बड़ा उ लगेगा। अगला उदाहरण, अगली संधि है हमारी गुण संधि। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिकार का उदाहरण आपको नहीं बताया गया, क्योंकि रिकार के उदाहरण ज़्यादातर उपयोग में नहीं आते हैं। और दूसरा एक कष्ट हमारे लिए ये भी है कि दीर्घ रिकार को हमारे लिए टंकन करना या टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। आगे चलते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। गुण संधि कहती है कि जिस संधि में अ प्लस ई मिला करके ए बनता है, अ प्लस उ मिला करके ओ बनता है, अ प्लस री के स्थान पर अगर अर हो जाता है और अ प्लस ली के स्थान पर
अल एक आदेश हो जाता है। पहले भी मैंने बताया आपको, एक आदेश का तात्पर्य दो के स्थान पर एक आदेश होना। इनके बारे में हमने वर्णमाला में उच्चारण स्थान में भी पढ़ा था कि आपको बताया गया था कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों है और ओ का कंठोष्ठ क्यों है। तो आप यहाँ स्पष्ट समझ पाएंगे कि अ और ई के मिलने से जब ए बना है इसलिए इनका कंठ तालु है। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ई का होता है तालु। और ओ का कंठोष्ठ इसलिए है कि अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ। ठीक है, आइए इनके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है नर प्लस इंद्रः। इसमें देखेंगे नर में अंतिम वर्ण अ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई है। तो नर का अ हम बाहर निकालेंगे और ई का इंद्र अलग करेंगे तो बनेगा नर प्लस अ प्लस ई प्लस इंद्र। जब अ और ई को संधि के नियमानुसार जब हम मिला देंगे तो बनेगा ए। तो नर प्लस ए प्लस इंद्र और उन सबको मिलाने पर बन जाएगा नरेंद्र। अगला उदाहरण देखेंगे कुछ इसी के अन्य उदाहरण। गज प्लस इंद्र गजेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, गण प्लस ईशः गणेशः। यहाँ पर दीर्घ इकार है, जैसा कि मैंने बताया कि ई से हम दोनों ई को गणना करेंगे, दीर्घ भी आएगा ह्रस्व भी आएगा। और महा प्लस ईश्वरः महेश्वरः। अगला देखेंगे वार्षिक प्लस उत्सवः। अब इसमें देखेंगे वार्षिक में अंतिम वर्ण अ है और उत्सव में प्रथम वर्ण उ है। तो वार्षिक से अ निकाल करके उत्सव से उ को अलग करेंगे तो रूप बनेगा वार्षिक प्लस अ प्लस उ प्लस सवः। जब अ और उ के स्थान पर संधि के नियमानुसार ओ कर देंगे तो बनेगा वार्षिक प्लस ओ प्लस सवः। जब इनको मिला दिया जाए, क्योंकि क हलंत है और उसके बाद में ओ स्वर है तो वो क में मिल जाएगा तो बनेगा को, तो वार्षिकोत्सवः। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, महा प्लस उत्सवः महोत्सवः, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः, पर प्लस उपकारः परोपकारः, प्रश्न प्लस उत्तरम प्रश्नोत्तरम। अगला उदाहरण देखते हैं। देव प्लस ऋषि। देखिएगा देव का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है। इनको जब बाहर निकाल देंगे, इन शब्दों से अलग कर देंगे तो रूप बनेगा देव प्लस अ प्लस री प्लस शी। और संधि के नियमानुसार जैसा कि मैं बताया गया कि अ और री को मिला करके बनता है अर। तो देव प्लस अर प्लस शी। तब वह हलंत है, उसके बाद में स्वर है, इस वजह से वो उसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा देव। और र के बाद कोई स्वर न होने की वजह से वो अर्धाक्षर ही रहेगा और र अर्धाक्षर होने के कारण से शी के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा देवर्षि। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि और वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। चलते हैं आगे अगले उदाहरण की तरफ। तव प्लस लृकारः। अब यहाँ देखते हैं कि तव में अंतिम वर्ण अ है और लृकार में प्रथम वर्ण लृ है। तो देखते हैं उनको अलग करने पर बनेगा तव प्लस अ प्लस लृ प्लस कारः। संधि के नियमानुसार अ और लृ को मिला करके उनके स्थान पर होता है अल, तो रूप बनता है तव प्लस अल प्लस कारः। जब तव व के बाद अ है तो तव पूरा हो जाएगा, तो तव प्लस ल आधा है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए वो अर्धाक्षर ही रहेगा तो रूप बनेगा तवलकारः। इसके भी अन्य उदाहरण देखें। तव लृकारः तवलकारः, मम लृकारः ममलकारः, महालृकारः महलकारः। धन्यवाद। आशा है ये सत्र में जो आपको दो संधियाँ समझाई गई है वो आपको समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि हो या आपको कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका निवारण करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।